तो ये बहुत तक गोली चलती रही। वो इतना सुदूर इलाका था कि वहां कोई नहीं पहुंच पाया। टेरर अटैक होना, टेरर अटैक कांग्रेस के समय भी बहुत हुए हैं, भाजपा के समय भी टेरर अटैक्स हुए हैं। ठीक है, आप डील कर रहे हैं, आपने एयर स्ट्राइक किया, बालाकोट हुआ, जो भी हुआ, लेकिन जिम्मेदारी भी कौन लेगा? जिम्मेदारी ली थी कांग्रेस ने। आपका आरोप नहीं है, सही है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और अजय शाह जी बता रहे हैं कि डायरेक्ट उसको जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। नमस्कार, जोहार, आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और आज हम बात करेंगे आतंकवाद पर। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां हुए आतंकी हमले से पूरा देश स्तब्ध है। 26 जानें चली गई, 17 से ज्यादा लोग घायल हुए। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे प्रकरण की क्या है कहानी, कैसे हुआ ये हमला, क्यों घटी ये घटना, सब कुछ। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर बीजी पाठक जी, जो सैनिक कल्याण निदेशालय के पूर्व निदेशक हैं, और अजय शाह जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अजय शाह जी से। अजय जी बताएं, क्या कहना है आपको? जी बिल्कुल, पहलगाम में जो घटना हुई है, अगर हम पहलगाम की घटना के थोड़े दिन पहले देखेंगे, 5 दिन पहले देखेंगे, तो पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है, पाकिस्तान के आर्मी जनरल का एक स्टेटमेंट आता है पब्लिक मीटिंग में। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उन सबको द जिन्ना सिद्धांत पढ़ना चाहिए। द जिन्ना सिद्धांत जो ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, इतिहास अलग है, भगवान अलग है, और पाकिस्तान के बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जनरल का स्टेटमेंट आता है कि जो कश्मीर है वो हमारे गले की नस की तरह है, और मरते दम तो हमारे से वो साथ रहेगी। उसके बाद हम अगर देखें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर हमारे देश में जो है, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। उदाहरण के अगर झारखंड का उदाहरण ले, झारखंड में एक मिनिस्टर है हफीजुल अंसारी, जिसका स्टेटमेंट आता है कि जो मुस्लिम है वो सब्र में है, कब्र में नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत मार काट होगा, बवाल मचेगा। उसका इरफान अंसारी का ये कहना कि मुस्लिम गरीब है, कमजोर नहीं है। उसका उत्तर प्रदेश एक मसूद अजहर का बयान आता है, और उसका रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान कि आतंकी हमले सिर्फ इसलिए हुए कि मुस्लिम को यहाँ पर दबाया जा रहा है। अगर इन सारे के सारे बयान को हम कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इस आतंकवादी घटना से कनेक्ट करें, तो यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करने लायक है कि आतंकवाद, जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं, ये वाद शब्द यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी वाद शब्द आता है तो पर एक विचारधारा का जिक्र होता है, जैसे गांधीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद। तो अगर वाद की बात करें, तो आतंकवाद की अगर बात करें, तो भारत में जितने आतंकवादी संगठन बैन है, अगर उनकी हम लिस्ट देखें तो उसमें कुछ प्रमुख संगठन है। अलकायदा है, जैश-ए मोहम्मद है, इंडियन मुजाहिदीन है, लश्कर-ए-तौबा है, उसका ऑफशूट टीआरएफ जिसने ये इसको अंजाम दिया है। इसके बाद सिमी वगैरह यहाँ पर जो है। और अगर हम देखेंगे इन जितने भी आतंकवादी संगठन को हम देखेंगे, इनकी विचारधारा को देखेंगे, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम सिमी को उठाएं, तो सिमी की विचारधारा कहती है कि हमारा मकसद जो भारत में दारुल इस्लाम है, यानी पूरे के पूरे भारत को इस्लाम की धरती बनाना है, और जो ये मकसद है ये पूरा होगा हिंसा के द्वारा, भय के द्वारा और आतंकवाद के द्वारा। यानी पूरे के पूरे विचारधारा, और फिर ये जो पहलगाम में हत्या हुई है, इन सबको कनेक्ट करेंगे तो चीज जो बाहर आती है वो ये है कि हमारे देश में दो विचारधारा के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, मुस्लिम कट्टरपंथी है, और दूसरी तरफ हिंदू है, और हिंदुओं को बचाने वाले हैं, या फिर वैसे संगठन, वैसे राजनीतिक दल जो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो बोकारो में एक और अरेस्ट का हम जिक्र कर सकते हैं। बोकारो से एक जिहादी जो अरेस्ट हुआ है, मोहम्मद नौशाद, उसने ये कहा कि हम लश्कर-ए-तौबा को धन्यवाद कहते हैं, और साथ ही साथ आतंकवादी संगठन से ये गुहार करते हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस पे भी हमला करें। यानी कि विचारधारा, उसके प्रभाव से ये साबित हो जाता है कि ये जो हमला है वो हिंदुओं के ऊपर में है, और ये पूरी तरह से एक क्लियर मैसेज है कि जिस तरह से हिंदुओं के नाम पूछ करके हमले किए गए, जिस तरह से हिंदुओं के धर्म पूछ के हमले किए गए, जिस तरह से हिंदुओं को कलमा पढ़ा करके हमला किया गया, ये क्लियर है कि ये जो अटैक है ये मुस्लिम टेररिज्म का हिंदुओं के ऊपर अटैक है। इसमें कहीं कोई दो राय जो है। मतलब अजय जी, आप सीधी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये मतलब धार्मिक, बिल्कुल धार्मिक, बिल्कुल धार्मिक। और लेकिन वहाँ जी जब ये हमला हुआ तो उसमें बचाने वाले में भी मुसलमान थे, एक मुस्लिम भी मारा गया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसको सिरे से खारिज कर दिया जाए कि मुस्लिम है तो। देखिए पहली बात तो ये है कि जब हमारे देश से पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान अलग होने के बाद में हमें लगा कि पाकिस्तान में शांति हो जाएगी और सारे मुस्लिम पाकिस्तान लेकर अब एक साथ रहेंगे, और फिर से पाकिस्तान में भाषा के नाम पर विभाजन हो जाता है और बांग्लादेश अलग बन जाता है, पाकिस्तान रह जाता है। उसके बाद अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो अहमदियाज मुस्लिम्स है, अहमदियाज मुस्लिम्स को पाकिस्तान कहते हैं कि हम कब्र में भी जगह नहीं देंगे, उनके कब्र ये खोद डालते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स में एक्सेप्शन, अब हमारे ही झारखंड मान लीजिए, झारखंड में कुछ जिले ऐसे जहाँ के एसपी यहाँ को लीड करते हैं मुस्लिम एसपी, और वो अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं।
तो ये एक्सेप्शन केसेस को हम देखने की हम बात नहीं कर रहे। मैंने आपको साफ साफ बताया कि लश्कर तैयबा की आप विचारधारा को देखिए, सिमी को देखिए, आप किसी को देखिए, आप उदाहरण हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ मुस्लिम्स बचा रहे थे या मानवता के लिए काम कर रहे थे। झारखंड में एक डॉक्टर के बारे में कहा जाता था कि ये डॉक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानवता के लिए खड़ा होता है, लोगों की बहुत मदद करता है, मसीहा है, फलाना है, ठिकाना है। और कुछ समय मालूम पड़ा कि वो जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद है वो अलकायदा का झारखंड का सरगना है, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, यहाँ पर स्लीपर सेल चला रहा है। तो अगर आप कुछ मुस्लिम्स को एक्सेप्शंस लेकर के मेरे सामने लेकर के आ रहे हैं तो दो बातें, पहली बात की एक्सेप्शन हो सकते हैं, और दूसरी बात अगर किसी मुस्लिम्स को आप बोल रहे कि ठीक नहीं है, ये आतंक से जुड़ा हुआ नहीं है पर्टिकुलर व्यक्ति, तो हो सकता है कि फ्यूचर में डॉक्टर इश्तियाक अहमद के मालूम चले कि इसके भी जो लिंक वहां से कहीं ना कहीं थे। क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय वाला, भेलपुरी वाले, कई सारे लोकल लोग वहां से गायब है। और कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जो लोकल वहाँ के लोग थे उनका लिंक है, और तभी जाकर के ये घटना जो हुई है। इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीजी पाठक जी भी हैं। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं जो भी भारतीय नागरिक वहाँ जान कमाए हैं तो उनके प्रति बहुत सांत्वना व्यक्त करता हूँ, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी परिवारों को ये जो महान क्षति है उसको वहन करने की शक्ति दे। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, हमें पहले बैकग्राउंड में जाकर चेक करना चाहिए कि हुआ क्यों। तो जिस तरह के हालात, जिस तरह के अभी कश्मीर का न्यूज़ जा रहा था कि बहुत नॉर्मलाइज है, हर जगह बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल शांति है, प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है, एजुकेशन हो रहा है। तो जो पीओके में है तो उसमें भी आप जैसे कई चैनल वाले पाकिस्तान के भी चैनल दिखाते हैं कि वो बोलते हैं हम पाकिस्तान में क्यों हैं, हमें तो इंडिया में मिलना जाना चाहिए। इस मैसेज को ब्रेक करने के लिए पाकिस्तान का जरूरी है कि उनका मनोबल थोड़ा सा गिराए, ताकि ये बताने की, मैसेज देने की कोशिश करें कि कश्मीर ऐसा जैसा आप सोचते हो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। सेकेंड इशू है कि पाकिस्तान का इंटरनल जो क्राइसिस चल रहा है हर फ्रंट पर, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, डिफेंस हो, हर फ्रंट पर उनका इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। ऐसे जब भी क्राइसिस होता है तो एक मुद्दा उठाकर पूरे देश को इकट्ठा करने को, उनका ध्यान भटकाने के लिए और सबको इकट्ठा यूनाइट करने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो बेस ये दो रीजन है कि पहले जो है पूरे कंट्री का अटेंशन डाइवर्ट करो, दूसरा कश्मीर को दोबारा इंटरनेशनलाइज करो, और पीओके में मैसेज दो कि जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं। दूसरा इनका तरीका, मैं ये बता दूं कि जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरा अपना 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही शातिर बुद्धि के। आपके हर एक्टिविटी को बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं, उसके बाद वो अपना प्लान बांटता है किस बात से सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हम पहुँचा सकते हैं। तो अभी तक जो, क्योंकि वो सिंपथाइजर थे, उनका जो है सहानुभूति लेते थे लोकल का, इसलिए वो टूरिस्ट को नहीं टच करते थे क्योंकि उनका रोजी रोटी है। लेकिन अभी देखें कि जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, और वो जो उनको एक मिथ था कि हमारे साथ ही खड़े होंगे, वो धीरे धीरे टूट रहा है। वो भारत के मेन स्ट्रीम के साथ आ रहे हैं। भारत की जो भावना है, उनका जो ग्राउंड पर उनका जो सहयोग मिल रहा है, उनको जो प्रोग्रेस दिख रहा है, उनको जो सहूलियतें दी जा रही हैं, तो वो उस भ्रम से बाहर आ रहे हैं। तो इसलिए इसको उन्होंने थोड़ा सा आइसोलेट हो गया, इसलिए इस तरीके का उन्होंने अटैक चुना। तीसरा, जहाँ तक की बात है, जो धर्म पुष्कर किए हैं कि वो हिंदू है सिर्फ हिंदू को मारो, इसका हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि जो अपने डीप स्टेट हैं कहीं न कहीं कोई कनेक्शन हो, क्योंकि इस तरीके से अगर वो मारेंगे धर्म के नाम पर, तो उसका जो रिएक्शन हो सकता है इंटरनल इंडिया में हो, वो एक जो है राइट क्रिएट करें। और चूँकि अभी उस तरह से जैसा मुर्शिदाबाद में हो रहा है, माहौल बन रहा है, तो इस जो बोलते हैं ना बहती गंगा में हो, तो ना ये जो फायर चल रहा है उसमें फ्यूल देने का काम है, ताकि जो है डिस्टेबलाइज हो इंडिया का जो प्रोग्रेस है, जो इंडिया का जो अपना एजेंडा है जिस तरीके से चल रहा है, इसका जो पोजीशन बढ़ता जा रहा है पूरा वर्ल्ड स्टेज पर, तो उसको थोड़ा पीछे खींचने के लिए ये तरीका, इसमें डीप स्टेट इन्वॉल्व हो सकता है। अभी हमने बात की, जैसे कि अजय शाह ने इस जोड़ा कि इस्लाम से इसको जोड़ा इस घटना को, और ब्रिगेडियर सर ने भी बताया कि किस तरह से ये घटना हुई। ये बात तो मतलब ये है कि मतलब एक प्रारंभिक बात है कि इस तरह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है,
लेकिन अब मूल बात पर आते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र की खामी तो नहीं है? उसको तो जो ऑन ग्राउंड अभी जो है कुछ तो कमी है, कहीं थोड़ा कंप्लासेंसी जो बोलते हैं ना, आश्वस्त हो जाना ना कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, उसमें लोग ये नहीं सोचे कि इस तरीके से कुछ हो सकता है, इस तरीके से मुझे अटैक किया जा सकता है। इसलिए जैसा कि पब्लिक बता रही है, कोई सिक्योरिटी, कोई पुलिस वाला नहीं था, किस तरह का सिक्योरिटी नहीं था, उतने बड़े गैदरिंग है, उतने बड़े बाहर लोग आए हुए हैं, तो इस तरह से आश्वस्त होना का बहुत बड़ा प्राइस हमने देखी है। वो तो उसका जो है अभी डिस्कशन होगा, पता चलेगा कौन सी कमी है, किस तरीके से ऐसा हुआ, तो वो जांच की बात है। यही सवाल अजय जी आपसे है कि 2000 पर्यटक थे वहां पर और एक भी सैनिक, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कौन लेगा जिम्मेदारी? देखिए, अगर उस जगह का आप देखेंगे जिस जगह पर अटैक हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जब भी कोई जगह पर सिक्योरिटी देनी होती है, सिक्योरिटी हटानी होती है, तो उसका एक सिक्योरिटी रिव्यू होता है। ये पूरे के पूरे राष्ट्र से लेकर के राज्य से लेकर के डिस्ट्रिक्ट में इसका एक ढांचा जो बना हुआ है। तो जिस जगह पर आक्रमण हुआ है, निसंदेह वहां पर अगर हम देखें जो खबरें अखबार में आ रही है, फिर जो कि आर्मी के द्वारा भारत सरकार की तरफ से रिलीज किया गया, तो उसमें यही आ रही है कि उस जगह पे क्या हुआ था कि नॉर्मल कंडीशंस हो चुके थे, चूंकि नॉर्मल सिचुएशन हो चुके थे, तो ये बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है कि कहीं पर अगर नॉर्मल सिचुएशन हो जाए तो वहाँ सिक्योरिटी हटा दी जाए, या फिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है तो उसको भी डाइल्यूट कर दिया जाए। एक घंटे तक गोली चलती रही, वो इतना सुदूर इलाका था कि वहां कोई नहीं पहुंच पाया। नहीं, देखिए, सीधी सी बात है कि कल भी जो बैठक हुई है, केंद्र सरकार की बैठक हुई है, बैठक में केंद्र सरकार ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगर मान लीजिए अटैक हुआ है, टेररिज्म अटैक हुआ है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस तो हुए ही हुए हैं, या तो कहीं आईबी की चूक हुई है या फिर सिक्योरिटी रिव्यू की चूक हुई है। चूक तो हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो ये है कि चूक होना, टेरर अटैक कांग्रेस के समय भी बहुत हुए हैं, भाजपा के समय भी टेरर अटैक्स हुए हैं, लेकिन टेरर अटैक या फिर टेररिज्म को डील कौन किस तरीके से कर रहा है, ये बुनियादी सवाल जो है यहाँ पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस में होता है। एक अलग चीज हो गया, ठीक है, आप डील कर रहे हैं, आपने एयर स्ट्राइक किया, बालाकोट हुआ, जो भी हुआ, लेकिन जिम्मेदारी भी कौन लेगा? बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। सीधी मैं आपको याद दिलाता हूँ, मुंबई 26/11 जिम्मेदारी ली थी कांग्रेस ने। मैं आपको ये दिला दूं, 26/11 जब हुआ था, 26/11 में शिवराज सिंह चौहान को 26/11 रिप्लेस नहीं किया गया था। शिवराज पाटिल को इसलिए रिप्लेस किया गया था कि शिवराज पाटिल 26/11 घटना के बाद में 3 बार कपड़े चेंज करके नहीं, ये दूसरा आरोप नहीं है, सही है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी इस्तीफा दिया। रुकिए, आप जाने दीजिए ना, मैं उसके कपड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसके बाद की भी कहानी सुनाऊंगा ना। आप 26/11 में छेड़ दिया तो बात सुन लीजिए आप पूरी तरह से। 26/11 होता है, 26/11 में जो होम मिनिस्टर 3 बार कपड़ा बदलते हैं, विलासराव देशमुख और रितेश देशमुख गोपाल वर्मा को लेकर के पहुंचते हैं। उसके बाद 26/11 2008 में होता है, 2010 में किताब लॉन्च की जाती है। किताब लॉन्च करते हैं, दिग्विजय सिंह वहां मौजूद होते हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि 26/11 पाकिस्तानी 26/11 आरएसएस बीजेपी ने किया है। मेरी हेमंत करकरे एटीएस ऑफिसर से बात हुई एक दिन पहले, और हेमंत करकरे ने मुझे कहा है कि हिंदूवादी संगठनों से धमकी मिल रही थी, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस का रहा। आप मुझे ये बताइए कि 26/11 में बीजेपी आरएसएस का हाथ था या फिर 26/11 में पाकिस्तान का हाथ था? आज पूरी तरह से क्लियर है। कसाब को एक जुडिशियल प्रोसेस के बाद में मारा गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 26/11 जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की कि जिन लोगों ने अटैक किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया है, जिस इस्लामिक फंडामेंटल्स ने अटैक किया है, उसको दोषी न ठहरा के किसी तरह से वो रॉकेट जो है आरएसएस की तरफ मोड़े। तो मैं यही कह रहा हूं, आप सिर्फ 26/11 वाले दिन कपड़े बदलने को मत देखिए। 26/11 के पहले, 26/11 के बाद, और मैं आपको एक बार 26/11 के बारे में याद दिला दूं, एनआईए कब बना है? 26/11 के बाद एनआईए बना है। एनआईए का काम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टेरर अटैक्स को रोकना या फिर टेरर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 2019 में हमने एनआईए को ये पावर दिया है कि एनआईए बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के पूछे हुए किसी स्टेट में एंटर कर सकती है, टेरर जो अटैक्स हुए उसका इन्वेस्टिगेट कर सकती है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जो है कांग्रेस की सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहती है कि एनआईए को जो पावर दिया गया दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कहती है संवैधानिक पावर इनको दिया गया है। तो देखिए, अटैक्स हमारे समय में हुए हैं, लेकिन हमारा स्टैंड टेररिज्म को लेकर के जीरो टॉलरेंस का है। हमने अपने एक्शन से, अपनी नीयत से, अपने मंशा से हमेशा इस बात को साफ किया कि टेररिज्म से हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात को साबित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को साबित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के समय में इशरत जहां बेटी हुआ करती थी, हाफिज सईद साहब हुआ करते थे, ओसामा जी हुआ करते थे, कहा जाता था कि याकूब बना का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है, कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आपसे भी जुड़ते हैं। नहीं, हमारे मैं गुजरात ले जा सकता हूं, नहीं, हमारे, लेकिन मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस के वक्त में जिम्मेदारी तय हुई और देश के मंत्री ने जिम्मेवारी तय हुई क्योंकि उन्होंने ऐसा किया।
वो उनकी गलती थी, उन्होंने किया। अगर अपने जो कांग्रेस ने जो किया है उसकी सजा वो भुगत रही है। कल को अगर आप किसी को ऐतराज नहीं है। कल को आप इस बात को साबित कर दे कि होम मिनिस्ट्री अमित शाह या नरेंद्र मोदी के किसी एक ऐसे स्टेप पे करने गलती होगी तो हम इसमें बात करेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सब, मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि 2008 में चलिए 26/11 के बाद जो मैंने आपको 3-4 इंसिडेंट बताए, उन इंसिडेंट से साबित होता है कि ये लोग सॉफ्ट है टेररिज्म के प्रति। तो कोई सरकार जब सॉफ्ट रहेगी टेररिज्म के खिलाफ में और उसमें घटना हो जाएगी, मैं आपको झारखंड का एग्जांपल दे रहा हूं। आप मुझे ये बताइए ना, यहाँ पर इश्तियाक अहमद अरेस्ट हुआ था, आप पत्रकार है, आप मुझे बताइए कि प्रभात खबर में इश्तियाक अहमद के अरेस्ट होने के बाद में किस कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री का बयान आया जिसमें इश्तियाक अहमद को कंडेम किया गया? नहीं किया गया। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कंडेम करने के बाद हमारा खबर को सटीकता से दिखाना है, वो हम दिखाते हैं कि बीजेपी अगर गलत करेगी, बीजेपी लिखते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, गलत सही की बात नहीं, ये जिम्मेदारी लेने के बाद अकाउंटेबिलिटी होना, जिम्मेदारी नहीं, अकाउंटेबिलिटी होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रेस्पॉन्सिबल होना और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मैंने आपको कहा कि कल केंद्र सरकार की जो मीटिंग हुई थी, केंद्र सरकार की मीटिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हुए। मुझे ये बताइए ना कि अमित शाह क्यों गए कश्मीर करने के लिए? अमित शाह सिर्फ वहां पर जाकर के उस जगह को देखने नहीं गए, उन्होंने सिक्योरिटी की जो मीटिंग ली, क्यों ली मीटिंग का पर्पस यही था ना कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग से ये बात सामने आ गई कि कहां भूल चूक हुई है। अगर भूल चूक नहीं होती, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती तो केंद्र सरकार के मंत्री कोई सिक्योरिटी मीटिंग नहीं लेता, सीधा कहते कि ठीक है भाई अब हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है तो उसका इम्प्लिसिट मैसेज यही है ना कि ठीक है कहां सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं इसको ढूंढना। अब सीधी सी बात है, देखिए मैंने आपको पहले जो स्टार्टिंग ओपनिंग रिमार्क्स किया, मैंने सीधा ओपनिंग रिमार्क्स से किया कि लड़ाई जो वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और हिंदुओं के समर्थक के खिलाफ में है, उनके बीच में। और जो लोग जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में इस्लाम को एक बहुत बड़े वोट बैंक के रूप में देखते हैं, वो कभी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे आप उनको पूरे राज्य की सरकार दे दीजिए या उनको केंद्र की कितनी ज्यादा सरकार दे दीजिए। ठीक है सर, आपसे सवाल कि ये पिछले कुछ सालों में जो आतंकवादियों की जो रणनीति है उसमें मूलभूत परिवर्तन, कुछ बदलाव आया है, ड्रोन से भी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये जो इवॉल्विंग प्रोसेस है, जिस तरीके से आप टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका आप इस्तेमाल अपने मुद्दे को साबित करने के लिए कैसे करें, इवॉल्विंग प्रोसेस है। पहले जो है डंडे से होता था, बाद में 303 राइफल आया, फिर जो AK-47 आ गया, अभी ड्रोन आ गया। तो ये मेथड्स हैं और मेथड्स में टेक्नोलॉजी का आना नॉर्मल है भाई, कोई नई बात नहीं है। अभी क्या है, एक तरह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का जिस तरीके से एक जिहाद का जो रूप ले रहा है तो उसी का एक पार्ट है। तो हमारा एज ए नेशन हमारे उस चीज़ को रोकना है। अभी जहाँ तक पुलवामा का अटैक है, अभी क्या है, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी स्टेट में होती है तो बाहरी का हाथ थोड़ा सा रुक जाता है, बट लेट देम डू इट। वो जब हाथ खड़ा करेंगे तब हम जाएंगे ना। मैं 93 का घटना बताता हूँ। 93 में बम ब्लास्ट से पहले एक दो जो है आर्मी को जो तृष्णापल्ली भेज दी, उसमें जयललिता चीफ मिनिस्टर थी, उसमें बम ब्लास्ट हो गया। मैं वहाँ सिकंदराबाद में पहुँचा था एज ए ब्रिगेड मेजर, कोऑर्डिनेटिंग जो मेन कोऑर्डिनेटर होता है। अभी कोई आर्मी नहीं है वहाँ, सभी तो साउथ में गया है। और जयललिता क्वेश्चन करती कि भाई मेरे बिना परमिशन के आर्मी उधर क्यों गई। तो हम जितने भी जो छोटे बच्चे तो सपोर्ट स्टाफ वाले उनको लेकर के हम उन्होंने एयरलिफ्ट किए, बॉम्बे गए, 48 आवर्स हमने कंट्रोल कर लिया। तो मैं 48 आवर्स तक अपनी कुर्सी से हिला नहीं था, दिल्ली से एयरक्राफ्ट मंगाना, सबको कोऑर्डिनेट करना। तो ये तो है। लेकिन अभी जो है चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा बाकी लोगों का एक तरह से ये प्रोग्रेसिव एक्शन होता है कि आप कितना तक उसके हाथ डाल रहे हैं। जैसे जैसे नॉर्मल होता है आप हाथ खींचना शुरू कर देते हैं, जैसे कहीं आपसे लागू है, वहाँ सिचुएशन खैर तो आपसे हटा लेते हैं, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी ले लीजिए। तो यहाँ भी है कि चूँकि अभी जितने इंडिकेटर्स थे नॉर्मलाइज हो रहे थे, 2 स्टार रहे थे, एजुकेशन शिफ्ट खोल रहे थे, बाकी नॉर्मल हर जगह प्रोग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो धीरे धीरे अब जिम्मेवारी है भाई, अगर यू आर इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी जिम्मेवारी है, आप कीजिए। तो ये जो गैप हुआ है ना, इसका उन्होंने फायदा उठाया। ये जो दोनों का एक गवर्नमेंट आ गई, अपनी गवर्नमेंट आ गई, नॉर्मल सिचुएशन जो इंडिकेटर्स आ रहे थे, और तो इसलिए इसमें गैप में ना ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप के चलते उसका फायदा उन्होंने। अरे सर जी, आप बताएं कि मतलब कश्मीर में ये हमला हुआ है, 370 लागू हुआ, हटाया गया, उसके बाद ये हुआ, कश्मीर की छवि को कितना नुकसान हुआ?
ये कश्मीर की छवि को तो निस्संदेह बहुत नुकसान हुआ है। अभिषेक जी, मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो मैं कश्मीर श्रीनगर में 6 महीने रहा हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैं काम करता था, मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में ही थी। अगर मैं आपको बात करूं तो जो श्रीनगर के लोकल लोग हैं, उसमें लोकल लोगों में खास करके जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो लिबरल क्लास है कश्मीर के, वो उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो चाहता है कि कश्मीर जो है वहाँ पर डेवलपमेंट हो। अल्टीमेटली उनको भी ये समझ में आ गया एक समय पे आकर के, पहले की बात अलग थी, लेकिन धीरे धीरे जो उनके मन में रिफॉर्म्स आए, अल्टीमेटली उनको समझ में आ गया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया जो कश्मीर पे मतलब पाकिस्तान क्लेम करता बार कश्मीर पे, उनको भी समझ में आ गया कश्मीर के साथ पाकिस्तान के ज़्यादा ना हमारे हित में नहीं है। तो धीरे धीरे जब भी वहाँ पर, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखेंगे कश्मीर में कि जब भी कोई बड़ा अटैक होता है तो उसके पहले काफ़ी लंबे समय तक एक शांति का माहौल होता है। जैसे ही लोगों को लगता है कि अशांति हो रही है, जैसे कि डेटा जो कहता है कि 25 लाख टूरिस्ट जो है कश्मीर में जाते हैं। अब 25 लाख टूरिस्ट जब कश्मीर में जाएंगे और अब ये घटना होने के बाद में हो सकता है इनका रिडक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो अगर ये रिडक्शन हो जाएगा तो वहाँ के जो लोग होंगे वो अगेन पूरी तरह से बेरोजगारी या फिर भुखमरी या फिर एकदम एक सोशल एक्सक्लूजन क्लास की तरफ वो पुश करेंगे। तो हमेशा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नक्सलाइट्स हो या फिर ऐसे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म्स के लोग हो, उनको ऐसे लोगों को मतलब कि प्रेडेटर बना काफ़ी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए जब एक समय था जब पत्थरबाजी कश्मीर में बहुत फेमस हुआ करता था, कई सारे रिपोर्ट्स में, जिस रिपोर्ट में ये कहते थे कि पत्थर फेंकने के लिए एक दिन का 2000 रुपये दिया जाता है। तो अब 1000-2000 किन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास दुकान नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर में ये जो अटैक हुआ है ये सिर्फ भारत पे, चलिए एक तो बहुत बड़ा भारत के नेशनल इंटीग्रेशन पे अटैक हुआ है, लेकिन अगर कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में ये बहुत बड़ा एक असॉल्ट है और कहीं ना कहीं आतंकी अपने जो मंसूबे हैं उसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं अभी तक जो बन रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कि टफ फैसले लेने शुरू किए हैं और हो सकता है जो हमें जो उम्मीद है इस बात को लेकर के कि नरेंद्र मोदी जी आज नहीं तो कल या फिर 2 दिन 4 दिन में कोई ना कोई ऐसा बड़ा एक्शन जरूर लेंगे। एक बड़ा एक्शन लिया है उन्होंने, है ना, सिंधु जल समझौता। जी हाँ, इंडस वाटर लिया गया। लेकर के ही आपसे सवाल पूछना है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। वो देखिए अभी तो डिसीजन लिया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक जो है वो आर्बिट्रेटर है और जितने भी इस तरह के जो वाटर ट्रीटीज हुए हैं दोनों देशों के बीच में, चाहे हम इंडिया चाइना की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें हमेशा वर्ल्ड बैंक जो है आर्बिट्रेटर के रूप में आ जाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की बात करें या फिर यूनाइटेड नेशन की बात करें, IMF की बात करें, जितने ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका आर्बिट्रेशन या फिर उनका कंट्रोल नॉर्मल सिचुएशन हमेशा काम करता है, जब सब कुछ सही चलता है। लेकिन जब सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाती है, जब सिचुएशन क्राइसिस पीरियड में चला जाता है, तब कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। उदाहरण के लिए जब यूएस के ऊपर में भी जब हमला हुआ था तो यूनाइटेड नेशन ने यूएस को रोका कि आप अटैक मत कीजिए अफगानिस्तान पे या ईरान पे, इराक पे, पर यूनाइटेड नेशन उस समय क्राइसिस से गुजरा था, उसने यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानी यूएस ने। तो अभी चूंकि ये क्राइसिस पीरियड है तो क्राइसिस पीरियड में इंडिया का स्टैंड जो कि खास करके बीजेपी सरकार में बिल्कुल साफ है कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद बाकी सारी चीज आएगी। तो जो नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमें लगेगा नहीं, आपने जो अभी तक फैसले लिए हैं, जो आपने लिए हैं जो फैसले, वो सारे फैसले उधर से पाकिस्तान ने भी अगले दिन ले लिए हैं कि वो वीजा उसने भी रद्द कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जो शिमला समझौते की बात कर रहे हैं अभी वो, तो मेरा कहना ये है कि जो ये सिंधु जल संधि है इसको आप स्थगित करेंगे, वर्ल्ड बैंक को भी भूलिए, उससे भी आप लड़ लेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसका मैं बताता हूँ। जो ये 1960 में जो हुआ, बेसिकली जो 6 नदियां ऊपर से आती हैं, 3 का पानी पाकिस्तान को मिला एंड 3 का पानी इंडिया को मिला। 80 और 19, हाँ 19% और 80%। हाँ, तो उसमें भी हमारा जो 3 नदियां उनको पाकिस्तान को जा रहा है, बेसिकली झेलम, इंडस और चिनाब, ये तीनों हैं। तो जैसे अखनूर के पास चिनाब पाकिस्तान में एंटर करता है, जो अभी ब्रिज बना है, जितना जो रेलवे है, तो उसका भी 20% हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका है कि इम्प्लीमेंट इमीडिएट ऐसा टैप नहीं बना, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे वहाँ कोई बिजली पनघर है, 2-3 परियोजनाएं हैं वहाँ पर काम हो रहा है। पहले जो हम जैसे हमारे जो हक में था उसमें भी हम करते थे तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करके सीधा जो है इंटरनेशनल फोरम में जाता था। जैसे श्री किशन गंगा प्रोजेक्ट है, हालांकि मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हो गया जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई। तब कुछ सालों में बीजेपी ने जब से मोदी सरकार आई तब तक इन्होंने पाकिस्तान के इंटरफेरेंस को बहुत कम किया है। उसमें भी पहले बहुत इंटरफेरेंस हुआ करता था। अरे वो कितना साल से मैं वहाँ पोस्टेड था किशन गंगा के बैंक पर। कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रोक दिए जाते थे, तुरंत वर्ल्ड बैंक में गया, उसने रोक दिया कि नहीं आप इसका काम आगे नहीं बढ़ा सकते। 3 प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान हमेशा अड़ंगा लगाया है उसपे। अभी तो वो है, लेकिन ये बहुत बड़ा, मैं आज से 25 साल पहले मैं एक फोरम में बोला था कि पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए कोई जो है गोली चलाने की जरूरत नहीं है।
आप जो है ऊपर बांध बना दीजिए, वर्ल्ड को ये बताइए कि वहाँ के लोगों के लिए बिजली जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पेड़ काट के अपना जिंदगी जीते हैं। होता कि एक्चुअल रूटीन नहीं होता है। मैंने कश्मीर में आप श्रीनगर से 100 किलोमीटर फतेहनगर चले जाइए तो सिर्फ 4 महीने बर्फ़ नहीं होता है, 8 महीने बर्फ़ से ढका हुआ था। मैं खुद गुरेज में था, 8 महीने वहाँ कटा हुआ था, दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो 4 महीने में पेड़ काट करके अपना उसी से जलावन करते हैं, उसी से घर बनाते हैं। तो और एक पेड़ जो जिसको काटते हैं, एक पेड़ फैमिली के तहत उसको 100 बरस बनने में लगते हैं। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो मैं देव पांडे ने बोला था कि आज जो है दुनिया को बताइए कि मैं यहाँ से बिजली पैदा करके, पानी में नहीं रुकूंगा, बिजली पैदा करके पब्लिक को दूंगा ताकि हमारा डिफॉरेस्टेशन रुके, चाहे क्लाइमेट। और जिस दिन जो पाकिस्तानी बदमाशी कीजिए उस दिन आप पानी बंद कर दीजिए, घुटने पर आ जाए, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा 25 साल पहले मैं बोला था। पानी बंद करना एक सुझाव है, ऑप्शन है, लेकिन ये फिलहाल मुमकिन नहीं है, इसके लिए काफी समय लगेगा। लॉजिकल चैलेंज वो काफी समय लगेगा क्योंकि वो बहुत दुर्गम इलाका है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं पूछता हूँ, जो भारत ने जो स्टेप अब तक जो उठाए उसको थोड़ा और डिफाइन करें आप, और उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट समय जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसी के बाद में जैसे अगर आप नरेंद्र मोदी का स्टाइल देखेंगे काम करने का, तो नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी में भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था, और एक तरह से उन्होंने एक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया कि चलिए ठीक है, हम लोग अब एक साथ प्लेटफॉर्म पे वहाँ गए भी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना जो असली रूप दिखाना चालू कर दिया, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक वे में कहे तो सार्क माइनस पाकिस्तान की जो है कल्पना को रोड पे उतारा। यानी लोग कहते थे कि सार्क जो है बिना पाकिस्तान के काम ही नहीं कर पाएगा, लेकिन बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म में काम होना चालू हुआ और सार्क माइनस पाकिस्तान जो वो पूरा सफल, और आज तक वो जो है वो चलता रहा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फोरम में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF जो बना है, FATF यानी कहा जाता है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो टेरर जो चल रहे हैं, टेररिस्ट का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो फिनेंस है, चाहे वो फिनेंस नार्को से लेकर के आते हैं या फिर वो आर्म स्टेट से लेकर आते हैं। तो FATF संगठन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो डाला गया है, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर भी एक इंटरनेशनल प्रेशर काफी बड़ा। तीसरी चीज आप ये देखिए मोदी सरकार में कि अगर आप देखेंगे तो पहले जो एक्सिस हुआ करते थे, उस एक्सिस में ये कहा जाता था कि यूएस और जो पाकिस्तान है वो दोनों एक एक्सिस माना जाता था, यानी हमेशा यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में यूएस और इंडिया और इजराइल, ये 3 का ट्राइलेटरल और एक क्वाड ग्रुप जो बना है, इसमें पाकिस्तान को वो स्पेस नहीं मिला जो पहले मिला करता था यूएस के दौर इस लड़ाई में। तो इंटरनेशनल लेवल्स पे कई सारे ऐसे एफर्ट्स हमने उठाए गए। सबसे बड़ा एफर्ट तो जो 370 एब्रोगेट करने का स्टेप था, जो इसने संविधान में ही कह दिया कि भाई वो साइकोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमारे से अलग है माने जाते थे, यानी वहाँ का झंडा अलग रहेगा, सब कुछ अलग होता था। कम से कम सबसे पहले उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में तो हम अपने पास समेट करके ले आए, और ठीक है आज साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। और ये भी बात सही है कि जो हमारा दावा था कि वहाँ पर आतंकवादी रुक गए, आतंकवादी घटना रुक गई है, उसमें चूक हो चुकी है। कहाँ चूक हुई, अभी सिक्योरिटी की मीटिंग चलेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इतना है कि हमारी मंशा साफ है कि टेररिज्म के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। इसलिए जो भी स्टेप आगे लिए जाएंगे, चाहे वो हार्ड स्टेप की बात करें या सॉफ्ट की बात करें। और जैसा आपने पानी की बात कहा, तो इंडिया हमेशा एक कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यानी हमारी जिम्मेवारी है बाहर के देशों में भी लोगों को सुरक्षा करने की, जिसको हमने बखूबी निभाया है। चाहे बांग्लादेश वॉर जब हो रहा था वहां पर ही हमने उनकी मदद की थी, या फिर आप कोविड वैक्सीन के समय देखे, कई बार भूकंप हुए पाकिस्तान में तो इंडिया ने भी पैसा भेजा। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज का नाजायज फायदा उठाया है। और जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स कहा, मुझे इसी बात का हमें बहुत सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि झारखंड में भी इरफान अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पर इन सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान या इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ जो है जो गुस्सा या फिर जो क्रिटिसिज्म देखने को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। इनका सारा का सारा जो अटैक है वो नरेंद्र मोदी RSS पे चला गया। इस बात का अफसोस, और इसी को हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक साथ मिल करके हम जो है लड़ाई जो लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ पाएंगे। सर, जैसे कहा जाता था पहले कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और अजय शाह जी बता रहे हैं कि डायरेक्ट उसको जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। तो एज आर्मी मैन आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, वो क्या, आतंकवाद अपना रूप बदलता रहता है। अल्टीमेट एम ये है कि हम अपना जो आधिपत्य है हम जारी करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे एक डर एक दहशत फैला। और इस अभी जो एम जो हुआ, क्यों धर्म पूछे क्यों मार रहा है, क्योंकि इंटरनली हमारे यहाँ राइट हो जाए, एक डिवाइड क्रिएट कर दें
वो उसका कहीं कहीं आग लगता रहता है देश के अंदर भी, जैसे मुर्शिदाबाद में हो रहा है, तो उसको और बड़ा फेल करें कि वो बड़ा रूप ले ले। तो एक मुझे रहता है इसमें, मैं जैसा कि बताया कि अपने जो डीप स्टेट हैं, जो इंडियन के जो करंट के अगेंस्ट हैं, उसका फायदा हो सकता है, उनका सपोर्ट हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।